एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10 कह रहे हैं दोबारा समझाने के लिए। कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इस तरीके से कुछ फिगर दी हुई है आपको। उसने कहा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AP and CQ are the perpendicular drawn from the vertices A and C on diagonal BD। यहां से ये और ये परपेंडिकुलर डले हुए हैं। एक का नाम AP है, एक का नाम CQ है। कह रहा है ट्राइंगल APB CQD के कॉन्ग्रेंट होगा। ध्यान से देखिए प्रूफ। मैंने लिखा इन ट्राइंगल APB एंड इन ट्राइंगल CQD। बोलिए सर रीजन बताइए। पहला, ABCD के इक्वल क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद यहाँ पे एंगल बना लें, ये एंगल 1 इक्वल एंगल 2। क्या वजह? अगर 1 2 लिख रहे हो आप तो यहाँ पे फिगर में 1 2 मेंशन होना चाहिए। अगर आपने 1 2 यहाँ लिखा प्रूफ में और फिगर में नहीं हुआ तो 0 मिलेगी आपको उसके लिए। इसके बाद एंगल 3 एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ध्यान से देखें आप, ये एंगल बाद में साइड, ये एंगल बाद में साइड। बाय AAS कॉन्ग्रेंसी से ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा जी ट्राइंगल CQD के। इन दोनों के कॉन्ग्रेंट होते ही पहला पार्ट प्रूव हो गया और दूसरा पार्ट CPCT से प्रूव हो गया AP इक्वल्स टू CQ विद द हेल्प ऑफ CPCT। देख लें, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 सभी को? आसान है, सिंपल कॉन्ग्रेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम चैप्टर 8 नहीं 7 कर रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कॉन्ग्रेंसी लग रही है ज्यादातर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिए ध्यान से। 11 कह रहा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। AB DE के इक्वल है, AB DE के पैरेलल भी है, BC EF के इक्वल भी है, BC EF के पैरेलल भी है। कह रहा है वर्टिसेस AB एंड C आर जॉइंट टू वर्टिसेस DE एंड F रेस्पेक्टिवली। कह रहा है शो करिए ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, और लास्ट में कह रहा है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। सर कई बार ऐसा होता है कि शुरू के 4 पार्ट नहीं दिए जाते, डायरेक्ट वो लास्ट पार्ट देकर कह देता है कि प्रूफ करिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। जरा 1 मिनट के लिए आप नजर डालो दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर। पहले ट्राइंगल की AB दूसरे ट्राइंगल की DE के इक्वल है। ऐसे ही पहले ट्राइंगल की BC, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है BC EF के इक्वल है, AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है। तो इसका ये मतलब हुआ दो साइडें तो ऑलरेडी इक्वल है। अगर किसी तरह से ये तीसरी साइड इक्वल आ जाए तो ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये जो इतनी मेहनत कर रखी ना, बीच में 4 स्टेप थी, वो सिर्फ इसलिए है कि तीसरा पार्ट AC और DF इक्वल आ सके। देखो आप चौथे पार्ट में AC DF इक्वल दिखा रखी इन्होंने, ठीक है जी। चौथे पार्ट में, पांचवे में सॉरी, AC DF के इक्वल दिखा रखी, तो वो यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो रखा है। अब
सुन लो ध्यान से, तरीका क्या है काम करने का इस क्वेश्चन का, फिगर बना लें अपने पास। ये क्वेश्चन एक पार्ट दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से जुड़ा हुआ है। जैसे आपको याद होगा 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 कराया था मैंने आपको एक, जिसमें लास्ट में ए बी इक्वल्स टू AM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्रूव करा था। 7.1 का 8वां क्वेश्चन, एक पार्ट से दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ था, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ था, कई सारे पार्ट में था क्वेश्चन। तो बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी, इसके अंदर भी एक पार्ट दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इस तरीके से लिंक्ड है। तो उसको करने का तरीका क्या है वो सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए सर फिगर। एक ट्राइंगल तो ये है और एक ट्राइंगल ये है। नेमिंग है इसकी ABC और दूसरे की DEF। उसने कहा ABDE के इक्वल है और ABDE के पैरेलल भी है। ये इक्वल का निशान और ये पैरेलल का निशान दिख रहा है भाई सभी को। ऐसे ही BEDF के इक्वल भी है, सॉरी ये नहीं, BCDF के इक्वल भी है EF के, और BCEF के पैरेलल भी है। ये दे रखा है, ठीक है सर, दिख रहा है आपको। मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए आप उसके अंदर कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल दिखा दें और पैरेलल भी दिखा दें, तो वो फिगर अपने आप क्या बन जाती है, याद है आपको। तो उसी के अकॉर्डिंग ही, उसी के बिहाफ पर ही यदि हम देखें इसे, तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल नजर डालो आप जरा, ABED दिख रहा है भाई फिगर में, क्वाड्रिलेटरल ABED। उस क्वाड्रिलेटरल ABED के अंदर अगर आप ध्यान दें तो एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी है और पैरेलल भी है। कौन सा है वो पेयर, AB और ED या DE, एक ही बात है ना, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल ABED since AB parallel DE and AB equal DE। कहां से आया ये है, गिवन है, कहां से आया देख लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चेक कर लो एक बार आप। तो हम ये कह सकते हैं कि सो इन क्वाड्रिलेटरल ABED वी हैव वन पेयर, हाँ बेटा जी, वी हैव वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स equal and parallel। तो it implies quadrilateral ABED is a parallelogram। जरा देखना क्या पहला पार्ट प्रूव हो गया, चेक कर लें एक बार बुक में, पहला पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ मुझे देखकर फिगर में ध्यान से, ABED जिसे आपने अभी अभी पैरेललोग्राम प्रूव करा है, उसका एक पेयर तो ऑलरेडी इक्वल पैरेलल था, बचा हुआ पेयर कौन सा ऐसा है जो इक्वल पैरेलल हो गया। अब ध्यान से बोलो, AD और B, ये वाला दिख रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज BE equal AD and BE
parallel AD implies that BE equal AD and BE parallel AD. रीजन क्या दोगे? नहीं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इक्वल भी हो गई और वो पैरेलल भी हो गई। अकॉर्डिंगली ये पार्ट हमारे पास आ गया, इसे हमने निकाल के रख लिया और फर्स्ट कह दिया। अब हमने दूसरा ऐसा क्वाड्रिलेटरल देखा जिसके अंदर एक और हमें इक्वल पैरेलल वाली साइड पता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वो ये नीचे वाला है जिसका नाम है BEFC। यही सेम प्रोसेस जो अभी हमने लगाई है, यही सेम प्रोसेस एक बार फिर से अप्लाई करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल BEFC आप लिखेंगे सिंस BC इक्वल EF एंड BC पैरेलल, कहां से आया भाई? गिवन। फिर वही बात लिखेंगे, सो इन क्वाड्रिलेटरल BEFC we have one pair, हाँ जी, we have one pair of opposite sides equal and, तो इसका मतलब it implies quadrilateral BEFC is a, पक्का? It implies BEFC is a पैरेललोग्राम। अच्छा, अगर BEFC पैरेललोग्राम हो गया तो देखना आपका एक और पार्ट प्रूव हो गया क्या? अभी अभी आपने BEFC को पैरेललोग्राम दिखाया, उसमें एक पेयर पहले से इक्वल पैरेलल था, ऐसा बचा हुआ कौन सा पेयर एक और है इसमें जो इक्वल पैरेलल हो जाएगा? अब BE और CF इक्वल भी हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं इट इम्प्लाइज BE इक्वल CF एंड BE पैरेलल CF। कहां से आया? यही वाला रीजन, सेम टू सेम दिख रहा है क्या आपको? सर एक चीज का ध्यान से देखें आप कि हमने अभी तक एक ही स्टेप को दो बार फॉलो किया, एक ही स्टेप को दो बार फॉलो किया। जो 5 लाइन यहाँ है वही वहां पर है, कोई भी चेंज नहीं है किसी भी तरीके का। जो इधर लिखा था हमने वो उधर लिखा है, चेक कर लें चाहे आप। क्लियर है? अब मुझे एक छोटी सी बात, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखकर बता दो कि BE AD के इक्वल है और BE CF के भी इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कौन सी दो साइडें आपस में इक्वल हो जाएंगी? हैं? AB AD और CF आपस में इक्वल भी हो जाएंगी और AD और CF आपस में पैरेलल भी हो जाएंगी। क्यों भाई? देखो ना, फर्स्ट इक्वेशन को देखो और सेकंड को, दोनों की लेफ्ट सेम तो दोनों की राइट भी सेम, इसका मतलब AD CF के इक्वल भी हो गई और AD CF के पैरेलल भी हो गई। तो आपने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD इक्वल CF एंड AD पैरेलल CF। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। जी हाँ, तो आपके पास AD CF के इक्वल भी हो गई और AD CF के पैरेलल भी हो गई। अच्छा जरा चेक करके बताना कि AD CF आर द पार्ट्स ऑफ विच क्वाड्रिलेटरल? AD and CF are the parts of which quadrilateral? ACFD सीक्वेंस में पढ़ते हैं, कभी भी साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करते। ये नहीं कि आपने पहले AC लिया और फिर उधर से शुरू कर दिया, एक साइक्लिक ऑर्डर में नेम पढ़ते हैं। या तो आप ADFC लो या आप ACFD लो। समझ आ रही बात?
देखो ध्यान से, एडी और सीएफ, प्लीज लुक एट द बोर्ड, एडी एंड सीएफ। एडीसीएफ जो है वो इस क्वाड्रिलेटरल एसीएफडी का पार्ट है। तो मैं यहां तक लिखने के बाद ये कह सकता हूं कि इन क्वाड्रिलेटरल एसीएफडी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, हाँ जी, इक्वल एंड पैरेलल। इसका क्या मतलब होगा? इट implies quadrilateral ACFD is a parallelogram। इतनी बात समझ में आ गई क्या? देखना एक पार्ट और प्रूव हो गया क्या? हाँ जी सर, क्लियर है? उससे पहला एक पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया था आपका। ये रहा, जो जो पार्ट प्रूव होते जाएंगे उन्हें हाईलाइट करते जा रहे हैं। 4 पार्ट आगे सामने। सर आपने अभी अभी एसीएफडी को पैरेललोग्राम दिखा दिया। अच्छा, अगर एसीएफडी पैरेललोग्राम हो गया तो कौन सा बचा हुआ पेयर आपस में इक्वल हो जाएगा? एसी और डीएफ इक्वल हो जाएगा। हो तो पैरेलल भी जाएगा, लेकिन हमारी जरूरत नहीं है पैरेलल की, इसलिए हम पैरेलल वाले को ले नहीं रहे। भाई जब ये फिगर पैरेललोग्राम होगी तो बचा हुआ पेयर इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, जैसे अब तक करते आ रहे हैं हम। लेकिन हमारी जरूरत सिर्फ इक्वल इक्वल तक की है, तो इसलिए हम पैरेलल वाला पार्ट इसमें नहीं ले रहे हैं। ठीक है भाई आयुष, समझ में आ रही बात? परेशान सा लग रहा है। जी हाँ, तो आपके पास आ गया। इसके बाद आपने कह दिया इट इम्प्लाइज AC इक्वल्स टू DF। रीजन दे देंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, कोई भी कर सकता है अब तो इसे। इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल DF। बताओ भाई, AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है। ये दोनों कहां से आया? गिवन। AC DF के इक्वल है, कहां से आया? जस्ट प्रूव्ड अबव। कौन सी लग गई? ट्रिपल एस क्या? तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया क्या ट्राइंगल DEF के? चेक करना सर, सारे पार्ट इक्वल आ गए क्या? 6 के 6। जबरदस्त क्वेश्चन है। कमाल की बात यह है कि एक दूसरे से सारे पार्ट जुड़े हुए हैं, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में आपको 5 के 6 के 6 पार्ट लिख के दे। हमें तो ये बात यहां से भी पता चल रही, जब ये वाली साइड इसके इक्वल पैरेलल है तो पहले ये क्वाड्रिलेटरल दिखाना है, फिर जब ये साइड इसके इक्वल पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाले को पैरेललोग्राम दिखाना है। इसकी हेल्प से, फिर इन दोनों की हेल्प से इसे पैरेललोग्राम दिखाना है। उससे ये तीसरी साइड बची हुई इक्वल आ जाएगी और उठा के कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे। ठीक है जी। जिस बच्चे की समझ में ज्योमेट्री नहीं आती वो उसे कम से कम घर जाके 4 बार करने की कोशिश करा करे। 4 बार यहाँ बैठ के इस तरीके से बोर्ड को ना देखा करें कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मुझे पता चलता है बहुत अच्छे से किसकी समझ में कितना आ रहा। तो मैं सारों में से उन बच्चों को खड़ा कर सकता हूँ जिनकी समझ में नहीं आ रहा, ये सच्चाई है। इसलिए कम से कम 4 बार घर जाके करके देख लिया करो, आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ। ज्योमेट्री जिन्हें आसान लगती है उन्हें बहुत आसान लगती है, और ज्योमेट्री जिन्हें भारी लगती है ना उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं होता, और ये सच्चाई है। जबकि मेरे हिसाब से ज्योमेट्री इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज लाइक जिक्सा पजल, जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ दिए हुए पार्ट्स को असेंबल करके ये पता करना होता है कि क्या चीज हमें निकालनी है, वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करके वो रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की फिगर बनाएं इसके बाद।
क्वेश्चन नंबर 12 की फिगर बनाएंगे इसके बाद। इस पे लिख लें AHD। कई बार एग्जाम में आ चुका, कई बार क्या लगभग हर साल आता है, हर साल लगभग। क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। बना लो भाई। उसने कहा ABCD ट्रेपीजियम है, हमने बना दिया ट्रेपीजियम। उसने कहा ABCD के पैरेलल है, फिर बोला वो ADBC के इक्वल है। शो दैट एंगल AB के इक्वल, इसे इसके इक्वल दिखाना है। एंगल C एंगल D के इक्वल। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BAD। तो ये फिगर, इसे AC को ज्वाइन करना पड़ेगा, अभी नहीं कर रहे, तभी तो ABC बनेगा। और दूसरे वाला ट्राइंगल कह रहा है BAD, तो उसके लिए BD को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं कर रहे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन मतलब अपनी तरफ से एक पार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, और आपको वो कंस्ट्रक्शन याद भी रखनी पड़ेगी। क्या है वो कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर सुनिए ध्यान से। हम C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, CE, which intersects AB produced at E। क्या कहा हमने? थ्रू C ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू DA intersect AB produced at E। सुन लो पहले, जल्दीबाजी ना करो, इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आने का, नहीं तो सुन लो। क्या कंस्ट्रक्शन करी मैंने, देख लो बोर्ड पे। थ्रू C, थ्रू C का मतलब C से ड्रॉ अ लाइन CE parallel DA meets AB produced at E। ये लाइन समझ में आई कंस्ट्रक्शन वाली? जिसे कंस्ट्रक्शन वाली लाइन समझ में नहीं आई पहले वही बता दे। अगर कभी लिखा जा रहा है कि AB प्रोड्यूस्ड, तो AB की तरफ को प्रोड्यूस होगा, और अगर हम BA प्रोड्यूस लिख रहे हैं तो इसका मतलब B की तरफ से साइड प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी? क्या कहा जा रहा है भाई? मैंने कहा AB प्रोड्यूस्ड, AB प्रोड्यूस का मतलब है इस डायरेक्शन में। अगर मैं कहूंगा BA प्रोड्यूस, तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, ध्यान रखना ये बातें, ये क्लास 10th में भी बहुत यूजफुल रहेंगी आपके लिए। AB प्रोड्यूस मींस A to B, BA प्रोड्यूस मींस B to A। ठीक है जी? अब प्रूफ समझ लो इसका। देख लें पहले, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, बाय कंस्ट्रक्शन ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। आप बता सकते हैं AECD क्या शेप बनेगी? वेरी गुड, क्या बन गया जी? सबको सबको क्लियर? अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी क्या?
मगर ये एडी तो पहले से ही किसके इक्वल है, दे रखा है हमें क्वेश्चन में। तो एडी सीई के इक्वल भी आ गई और एडी बीसी के भी इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये सीबी है और ये जो सीई है आपस में इक्वल हो गई? बताइए। ये जो दो साइडें इक्वल आई, ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? बीसीई का। दिख रहा है भाई सबको? जब एक ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल हो जाती हैं क्या होता है? मुझे ही पता है। उन साइडों के इक्वल होने से एंगल्स पे क्या इफेक्ट आता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। जो साइडों के ठीक सामने वाले एंगल है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीबी के ठीक सामने वाला एंगल ई और सीई के ठीक सामने वाला एंगल 1, इसे बी नहीं कह सकते क्योंकि इस पॉइंट पे 3 एंगल बने हैं। तो इसे चाह के भी हम बी नहीं कह सकते। या तो पूरा नाम लिखो सीबीई या फिर 1 कह लो। तो एंगल ई 1 के इक्वल आ गया। ठीक, पक्की बात। सर ई 1 के इक्वल आ गया। आप मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पे देख कर बताइए, एंगल ई और एंगल ए का सम कितना? 180। एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना? अच्छा, ई का और ए का सम 180 और 1 का और 2 का सम भी 180, तो दोनों इक्वल हो गए पेयर। बेटा जी अभी आपने बताया था ई और 1 इक्वल है, कट जाएंगे क्या? एंगल ए इक्वल आ जाएगा एंगल 2 के, मगर 2 का क्या नाम है अगर ट्रेपीजियम में देखूं? एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए, या सिर्फ ट्रेपीजियम देखूं तो ये भी कह सकता हूं कि एंगल ए इक्वल एंगल बी के आ गया। यही तो Yes. प्रूव करना था। अभी लिखवाऊंगा सारा कुछ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या कर दिया, पता नहीं कैसे आ गया। घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा समझो क्या करा। ये साइड इसके पैरेलल थी, ये साइड इसके पैरेलल थी, तो ए ई सी डी पैरेललोग्राम बन गया। उससे क्या हुआ? एडी सी के इक्वल आ गया, मगर एडी पहले से बीसी के इक्वल है, तो बीसी और सी इक्वल हो गए। उससे एंगल ई और एंगल 1 इक्वल आ गया। अब मैंने देखा ई और ए का सम 180, 1 और 2 का सम 180, इक्वल रख दिया। ई प्लस ए इक्वल 1 प्लस 2, ई और 1 इक्वल थे, काट दिए, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल आ गया, यानी कि दोनों एंगल ये इक्वल आ गए। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया, चेक करके देख। क्लियर है? अब एक बात बताओ फिगर में देखकर कि एंगल ए और एंगल डी का सम कितना है? क्यों? को इंटीरियर। बी और सी का सम कितना है? बी का और सी का सम। क्यों? ये भी को, ये भी को इंटीरियर, वो भी को इंटीरियर। जब दोनों का सम 180 तो इक्वल रख देंगे। ए और बी इक्वल है, कट जाएंगे, तो कौन किसके इक्वल आएगा? आ जाएगा सी इक्वल टू डी। देखो दूसरा पार्ट, दिक्कत सिर्फ पहले पार्ट की है, दूसरा पार्ट तो आराम से हो जाएगा बिल्कुल। अब आए हम तीसरे पार्ट में, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, वो भी बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे, मैंने इसे जोड़ा और मैंने इसे जोड़ा। सर ध्यान दीजिएगा,
इस ट्राइंगल की ये वाली साइड BC इस ट्राइंगल BAD की ये वाली साइड AD के इक्वल क्वेश्चन में दे रखी है। ये साइड दोनों में कैसी है? कॉमन। और इसका एंगल BAD और इसका एंगल ABC आपने पहले पार्ट में इक्वल प्रूव करा अभी। तो सर ये साइड बीच वाला एंगल, ये साइड बीच वाला एंगल क्या लग गई? और दोनों कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट तो CP/CT से इसकी AC और इसकी BD इक्वल होगी क्या? देखना ये चौथा पार्ट था, ठीक है? थोड़ा बहुत समझ में आया? ये फिगर जो बोर्ड पे बनी है इसे अपने पास बना लो। एक बार घर पे आज कोशिश करके देखना, जाते ही कह रहा मैं, यहाँ से जाते ही, क्योंकि अभी तो आपके दिमाग में इसकी पिक्चर क्लियर है कि ऐसे होना है। आप इसे 2 घंटे बाद करोगे तो आधी चीजें उसमें से साफ हो जाएंगी, और सुबह करोगे तो 75% साफ हो जाएगा। तो इट इज बेटर जो आपके अभी दिमाग में या कह लो आपकी रेटिना में जो इसकी पिक्चर अभी बनी हुई है और जो आपके दिमाग में इसका सॉल्यूशन क्लियर है, वो दोनों चीजें आप अपनी कॉपी पे उतार दें जाते ही, ठीक है जी? और आपको देखते हैं कितना याद रहता है, कौन बच्चा कल इसको करके लाता है, ठीक है जी? हो जाए तो बेटर, नहीं हो तो मच बेटर। मैं तो कराऊंगा ही, मेरी तो ड्यूटी है। आज के लिए होमवर्क लिखें, उठने की तैयारी ना करा करें। प्लीज नोट डाउन होमवर्क। टुडे यू ऑल हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 of 8.1, 10, 11, 12 of 8.1 and revise chapter number 3 and 14। 3 और 14 रिवाइज करना है। 3 बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 14 बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास मार्क्स, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ये सब चीजें हैं। तो ये 2 चैप्टर्स आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।